Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel E Anand and today we are starting with class 10 Geography NCERT chapter number 1 Resources and Development। तो चलिए जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या होता है उनका डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिसोर्सेज की डेफिनेशन, देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज को हमने बहुत ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर कर रखा है, जैसे कि बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एग्जॉस्टिबिलिटी। ये सब हम इस चैप्टर में आके देखेंगे। एंड जितने भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, है ना, जितनी भी उनकी कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इस चैप्टर में इतनी चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ नोट्स के रेफरेंस को लेके भी पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या कहती है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन हमको शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे इन्वायरमेंट की हर एक चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे वो एक तरह का रिसोर्स है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी होना चाहिए, जैसे कि जो भी रिसोर्स आपके इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट कोई मिनरल है, बट अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे आप जमीन के अंदर डीप होल करके उस मिनरल को बाहर निकाल पाए, तो ऐसे रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस रिसोर्स को बाहर निकाल पाए। उसी तरीके से इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। मान लीजिए जो रिसोर्स आपको, अगर आपको कोई रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपीज आपको मान लीजिए पड़ती है, लेकिन उसको पूरा उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको निकालने में, उसको पूरा रेडी करने में, उसका डेवलपमेंट करने में आपके लग जाते हैं 10,000 रुपीज। तो 1000 के लिए 10,000 हम लोग पे नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, है ना। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि रिसोर्सेज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज द कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो जो रिसोर्सेज होना चाहिए वो हमारे कल्चर के द्वारा एक्सेप्टेड होने चाहिए, है ना, जो हम सब लोग एक्सेप्ट कर सकें। और आगे बताते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज के। हम अपने आप में क्या है, रिसोर्स हैं। हम ही ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। हम उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पे बताते हैं कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किया है बेसिस ऑफ ओरिजिन पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और ओरिजिन के बेसिस पर दो तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करी जाएगी। बेसिस ऑफ ओनरशिप पर हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, कम्युनिटी रिसोर्सेज की, नेशनल रिसोर्सेज एंड देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी विल डिस्कस पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। चलिए अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज को। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमारे को बायोस्फीयर से मिलते हैं। और बायोस्फीयर क्या चीज है, जहां पे आपको लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। और बायोस्फीयर को हम ऐसा भी बोलते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों का कॉम्बिनेशन अगर कहीं देखने को मिलता है तो उस तरीके की जगह को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। और एग्जाम्पल में यहाँ पे बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। फ्लोरा एंड फौना मतलब किसी भी जगह पाए जाने वाले फूल, पेड़ पौधे, सब फ्लोरा एंड फौना के अंदर आ जाएंगे। फिशरीज मतलब आप समझ ही सकते हैं, लाइफ स्टॉक, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज का कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर वो चीज जिसमें जिसमें जान नहीं है ना, मतलब जो नॉन लिविंग है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज है। एग्जांपल्स में आपको रॉक्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे, मेटल्स मिल जाएंगे, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, इनमें आपको लाइफ देखने को नहीं मिलती है। तो ये है हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज।
तो अभी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज, इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज एक टाइम के बाद यूज करने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और कोई भी चीज ऐसा भी होता है कि कितना भी यूज कर लो कभी खत्म ही नहीं होती। तो उसके बेसिस पे भी दो तरह के रिसोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे। एक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, वो बार बार वो रिन्यू हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिसको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो हर वो रिसोर्स जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तीन तरीके से। फिजिकली रिप्रोड्यूस कर दीजिए, केमिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकली उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसेस जो हमारे को रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, उनको हमने नाम दिया है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसको हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी बोला करते हैं। और आगे यहाँ पे बताते हैं कि द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। तो कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज क्या होंगे, या फिर फ्लो, जिनका जो फ्लो होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, ये क्या हो सकते हैं? इनमें आपके आ जाएंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर। अब आप सभी जानते हैं वाटर हमारा नहीं खत्म होने वाला, बहुत वाटर है हमारी अर्थ पर, है ना। और सोलर एनर्जी हैगी, विंड एनर्जी हैगी, तो ये सब कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज के टाइप्स हो जाएंगे, ये कंटिन्यूटी इनकी बनी हुई है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दूसरे एग्जांपल्स में फॉरेस्ट आ जाएंगे। फॉरेस्ट आप रिन्यू कर सकते हैं, अगर आप अगर आप डिफॉरेस्टेशन को रोक लें, तो फॉरेस्ट को आप, अगर आप पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो आप फॉरेस्ट को रिन्यू कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी ऐसे क्या है, वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती, वाइल्ड लाइफ भी अपने आप रिन्यू होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। एंड नाउ लेट अस सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, आप इनको दोबारा नहीं बना सकते। और ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में लग गए हैं मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। और इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि मेटल्स की अगर हम बात करें, तो ये मेटल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सब नॉन रिन्यूएबल है। आप गोल्ड को दोबारा आप खुद तो बना नहीं सकते, इसको बनने में भी मिलियन ऑफ ईयर्स लगे होंगे। अर्थ की क्रस्ट के अंदर थे और इनकी माइनिंग करी गई, तब ये गोल्ड हमने निकाला। लेकिन हम इनका क्या कर सकते हैं, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि जो मेटल्स हो गए तरह तरह के, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दे आर रिसाइकलेबल। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हमने नाम दिया है फॉसिल फ्यूल्स, एंड दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जिसको आप रिसाइकल कर ही नहीं सकते हैं, और ये समय के साथ साथ खत्म हो जाएंगे एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो पेट्रोलियम आज यूज कर रहे हैं, तरह तरह के जो हम फ्यूल्स आज यूज करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब आज हम यूज कर रहे हैं। और अगर इसी स्पीड से यूज करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, जब उनको पेट्रोल देखने को ही नहीं मिलेगा और उनको डीजल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का टाइप है, आप उनको रिन्यू नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब आगे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब कोई एक रिसोर्स है जिसपे किसी एक व्यक्ति का क्या है, उसका हक है, ठीक है, उस रिसोर्स, उस पर्टिकुलर रिसोर्स पर। एंड यहाँ पे बताया भी गया है कि ये वो रिसोर्स है जिनको आप प्राइवेटली ओन करते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल उनको प्राइवेटली ओन करेगा, या फिर कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल भी, कोई कंपनी हो गई, कोई है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये भी उसको क्या कर सकती है, प्राइवेटली ओन कर सकती है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एंड नाउ लेट अस सी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसपे किसका अधिकार होगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी का ही अधिकार होगा, ठीक है। उस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स उस तरह के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स एटसेट्रा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो ये नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज है जिसपे एक कंट्री का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में पाए जाने वाले सारे मिनरल्स, सारे वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, और हमारी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाली पूरी जमीन पर किसका अधिकार है, इंडिया का अधिकार है। और ये जो रिसोर्स है, इस तरीके के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हमारे इंडिया के कोस्टल एरिया से जब समुद्र की स्टार्टिंग हो जाती है, तो समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स तक, 22.2 किलोमीटर तक भी
जो ओशनिक जो वाटर है उस पे भी हमारी कंट्री इंडिया का पूरा अधिकार होगा, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो अभी हमने जाना नेशनल रिसोर्सेज के बारे में, और नेशनल रिसोर्सेज के और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, एयरवेज हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएंगी। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो हर वो रिसोर्स जिसपे किसका अधिकार होगा, जिसपे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का ही अधिकार होगा। यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे इंडिया में 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशनिक जो एरिया है उस पे हमारे इंडिया का पूरा अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद भी थोड़ा पोर्शन रहता है जिसपे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन इस जोन के बाद जो ओशन, जो जब हम बिल्कुल ओशन में बहुत आगे तक निकल जाते हैं तो वहां पे वो जो ओशनिक जो पार्ट है उस पे किसी भी कंट्री का कोई भी अधिकार नहीं होता। और अगर आपको वहां पे जाके माइनिंग करनी है ओशन के अंदर, या आपको अगर वहां से ट्रैवल भी करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। जैसे कि एग्जांपल में हम बताते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस में हमारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स हैं। तो वो सारी कंट्रीज मिलकर फैसला लेती हैं कि किस जो हमारा ओशनिक वाटर है जो कि इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो उस ओशनिक वाटर में किस कंट्री को माइनिंग की अपॉर्चुनिटी हमको देनी है, माइनिंग की परमिशन हमको देनी है, किस कंट्री को हमको बैन करना है। तो ये सारे जो काम होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए, वो काम कौन करेंगे, वो काम करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसपे किसी भी एक कंट्री का अधिकार नहीं है। बहुत सारी कंट्री मिलकर उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए क्या करेंगी, डिसीजन लेगी कि किस तरीके से उस रिसोर्स को हमको क्या करना है, यूज करना है। And now let us see the types of resources on the basis of the status of development. इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स के बारे में। अब ये पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको देख लिया जाए। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एरिया में देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। यहाँ नीचे एग्जाम्पल में बताया गया है कि राजस्थान और गुजरात में बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल है कि वहां पे विंड एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पे सोलर एनर्जी का यूज करके भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। बट आज भी हमारे इंडिया में विंड और सोलर एनर्जी को हम लोग उतने उस लेवल पे हम लोग आज भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी, तो हम लोग राजस्थान और गुजरात जो कि एक प्लेन एरिया है, वहां पे विंड की स्पीड भी काफी तेज होती है, तो वहां पे हम लोग विंड मिल का सेटअप करके, सोलर पैनल्स का सेटअप करके बहुत अच्छे से इन रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज होते क्या चीजें, तो देखिए, ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम लोगों ने सर्वे कर लिया है, हमने पता कर लिया है कि हमारी कंट्री में इस जगह पर ये चीज पाई जाती है, हमें उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी में वो चीज हमको वहां पे मिल रही है, हमको उसकी क्वांटिटी के बारे में भी पूरा नॉलेज है, और बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं उसके यूटिलाइजेशन के लिए। मतलब बस हमको अब उस रिसोर्स को यूज करना है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हमने जिस कैटेगरी में डाला है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। और इन डेवलप्ड रिसोर्सेज को भी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक क्या होते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि वो मटेरियल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में है, मतलब हम जानते हैं कि इस जगह पे ये चीज पाई जाती है और इसमें बहुत पोटेंशियल है जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर देगी, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट में नहीं है। अगर आगे फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के पास आती है तो हम लोग ये जो हमारे रिसोर्सेज है जिसको हमने अभी स्टॉक की तरह हमने अज्यूम किया है कि ये हमारा स्टॉक है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसी टेक्नोलॉजी आएगी इन रिसोर्सेज को भी हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। तो
एग्जांपल में बताते हैं हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन रिच सोर्स ऑफ एनर्जी का, सॉरी, हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन की एनर्जी को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, लेकिन क्या आज हम H2O की हेल्प से, पानी की हेल्प से क्या आज हम फ्यूल्स को रिप्लेस कर पाए हैं? नहीं, लेकिन आज भी इसके ऊपर रिसर्च बिल्कुल जारी है। जिस दिन हम सीख जाएंगे पानी की हेल्प से एनर्जी क्रिएट करना, तो हाइड्रोजन में बहुत एनर्जी होती है। इवन ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी यूजफुल, ऑक्सीजन में भी काफी एनर्जी होती है। जिस दिन हम जान जाएंगे तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को H2O की हेल्प से अलग अलग करके उनकी एनर्जी को यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हमने किस कैटेगरी में डाल के रखा है? स्टॉक की कैटेगरी में। तो अब हम बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में। तो रिजर्व्स भी अगर हम देखें तो रिजर्व्स क्या है? स्टॉक की तरह ही है, ठीक है, स्टॉक का सबसेट है ना। रिजर्व्स अगर देखा जाए तो डेवलप्ड रिसोर्सेज की तरह ही होता है। मतलब रिजर्व्स को अगर हम चाहें तो आज भी यूज कर सकते हैं, 10 साल बाद यूज कर सकते हैं, इवन 100 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं। वो हमारा रिजर्व है, हम जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल रेडी है, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बस हम उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अगर हमें नीड नहीं है तो हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, हमने उसको रिजर्व करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के पास ऑयल की कोई कमी नहीं है। अगर आज अमेरिका अपनी माइनिंग करे तो उसको बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलेंगे उसकी कंट्री के अंदर, अमेरिका में। लेकिन आज भी अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका दूसरी कंट्री से, अरब कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट करता है और अपने ऑयल रिजर्व्स को बचा कर रखा हुआ है। ये बोल सकते हैं कि अमेरिका ये सोच रहा है कि जिस टाइम पूरी दुनिया में ऑयल की कमी आ जाएगी तब वो अपने रिजर्व्स को क्या करेगा? बेचना शुरू करेगा, अपने ऑयल रिजर्व्स को अलग अलग कंट्रीज को बेचेगा। तो ये सब पॉलिटिकली उनके डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्व के बारे में अभी हमने जाना, जिन रिसोर्सेस को हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, आज, कल, परसों, सालों बाद, ठीक है। तो ये हमारे रिजर्व्स हैं। जैसे कि डैम में भरा हुआ पानी भी एक रिजर्व है, फॉरेस्ट हमारे रिजर्व्स हैं, है ना, इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो अभी तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, हमने रिसोर्सेज के पूरे टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा? हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में भी ओरिजिन के बेसिस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर एंड ओनरशिप के बेसिस पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ा, जाना और समझा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में भी हम लोग रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, किस तरीके से रिसोर्स को डेवलप किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? किस तरीके से इस रिसोर्स को हम लोग आने वाले समय में यूज करेंगे, उसकी हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। एंड हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में भी जानेंगे कि हमारे इंडिया में रिसोर्स को किस तरीके से उसकी प्लानिंग करी गई है, हमारे इंडिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को किस तरीके से हमको यूज करना है, उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे विद नोट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, कैसे हम इनको डेवलप करते हैं? तो यहाँ पे बताते हैं कि हम इंसानों ने रिसोर्सेज को, हमारी अर्थ में मिलने वाले तरह तरह के रिसोर्सेज को बहुत अंधाधुंध उसको यूज किया है, बिल्कुल उसको बिल्कुल गलत तरीके से भी कई बार यूज किया है, और जिसके कारण आज हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है। आज आपके जो रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आज अगर आपको पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल आप आपकी अर्थ से निकाल रहे हैं, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बना है, तो आज वो क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। जितनी तेजी से आज हम लोग इन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको बनाने में तो लगते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, तो ये दोबारा तो तैयार हो नहीं पाएंगे। तो क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। और कारण क्या है वो भी सुनिए, हमारी खुद की लालच के कारण, सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की लालच के कारण इन रिसोर्सेज का बहुत अति में यूज हो रहा है और ये धीरे धीरे डिप्लीट होने लगे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ रिसोर्सेज क्या है, किसी किसी लोगों के हाथ में ही आ गए। मतलब
किसी किसी आदमी के पास रिसोर्सेस है, किसी किसी के पास रिसोर्सेस ही नहीं है, जिसमें हमारी सोसाइटी में दो तरह के सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक रिच और एक पुअर। उसके बाद यहाँ पे आगे बताते हैं कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, आज हम सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उससे हमारी अर्थ पे क्या देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलने से ओशन वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, कोस्टल एरियाज में फ्लड देखने को मिलेगी, और ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर में आज एक होल हो चुका है, ठीक है। ओजोन लेयर हमको सन के हार्मफुल रेस से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाया करती है। हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और हमारे आसपास की जो जमीन है उसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के कारण मेजर प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है रिसोर्सेज का कुछ ही हाथों में, गरीब और अमीर की यहाँ से दो सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रिसोर्स की प्लानिंग करना, रिसोर्स प्लानिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का क्या हो, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो, मतलब वो सभी एक साथ एक जगह पर रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो रिसोर्स प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। आगे हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुंचे, और डेवलपमेंट जो आज प्रेजेंट में होगा इससे हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। मतलब आज अगर हम लोग रिसोर्स का सही तरीके से प्लानिंग करके यूज करेंगे तो वो रिसोर्स हमारे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसोर्स प्लानिंग शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है ये डिटेल में। तो अगर हम बात करें हमारी कंट्री इंडिया की, तो हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तरह तरह के रिसोर्सेज वहां पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे रिसोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम लोगों को इसलिए क्या करना है, हम लोगों को रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी जगह पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन वहीं उसके आसपास का एक एरिया है जहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस जगह से क्या करेंगे, पानी को सप्लाई करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, और उस जगह के रिसोर्सेज को यूज करके वहां के तालाबों का, वहां की नदियों का यूज करके उस जगह पे हम लोग लेके जाएंगे जहां पे पानी की काफी दिक्कत है, जहां पे वाटर रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि हम लोगों को हमारी कंट्री में हर जगह रिसोर्सेज की कमी ना हो, हमारी कंट्री में हर एक एरिया का पर्टिकुलर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे बताते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग अलग अलग लेवल पे करी जाती है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड लोकल लेवल्स पर। तो अब देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कि कैसे होती है हमारे भारत में रिसोर्स की प्लानिंग। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है रिसोर्स प्लानिंग। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को हमारी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मिलने वाले रिसोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कंट्री की इस स्टेट में आपको ये पर्टिकुलर रिसोर्स मिल जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको जगह जगह जाके क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव हमको एस्टिमेशन लगाने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज भी हमको करने पड़ेंगे। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हमने एक जगह ढूंढ लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे गोल्ड रिजर्व है, मतलब अगर आप यहाँ पे खुदाई करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर्वे करके कि किस जगह पे हमको ये सोना मिल रहा है, हम पूरा नक्शा बना लेंगे कि इतने पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको गोल्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस गोल्ड की क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी भी अच्छी मिल गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब इतना सा गोल्ड होगा तो उसके लिए हम इतना खर्चा तो नहीं करेंगे कि बढ़िया हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और सोना निकल रहा है बहुत कम और खर्चा हो गया उससे ज्यादा। तो इस तरीके की हम लोगों को पूरी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाने पड़ेंगे।
उस पर्टिकुलर रिसोर्स का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमको पता चल जाएगा कि इस जगह पे ये रिसोर्स हमको मिल जाएगा, इतनी क्वांटिटी में मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी में ये रिसोर्स मिल जाएगा, फिर हम लोग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेकंड पॉइंट कहता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों को क्या देखना है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करना है। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को हमको ढूंढ के लाना है, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इन रिसोर्स को निकालेंगे। स्किल्स हमको चाहिए, हमको लेबर्स चाहिए जो काफी स्किल्ड होने चाहिए। एंड हमको इंस्टीट्यूशन सेटअप करनी पड़ेगी, कई सारे क्या करनी पड़ेंगी, संस्थाओं का सेटअप करना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को निकालने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे। थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि हमको क्या करना होगा, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना होगा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। ठीक है, मतलब हमारे नेशनल डेवलपमेंट में जो भी प्लान्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप कोई रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान चला रहे हैं तो इन दोनों को आपको मर्ज करना होगा। मतलब आप रिसोर्स का डेवलपमेंट भी करिए, लेकिन ऐसे करिए कि जिसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। और आगे यहाँ पे बताते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं ये हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कब कर पाएंगे, जब हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। जो हमारी तरह तरह की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी संस्थाएं हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती हैं, उनमें भी टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमारे इंडिया ने भी क्या किया, रिसोर्स प्लानिंग जैसे गोल को अचीव करने के लिए आजादी के बाद से ही प्लानिंग करना शुरू कर दी थी, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमने स्टार्टिंग करी थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। और ऐसे हमने बहुत सारे फाइव ईयर प्लान्स डेवलप किए। इसमें हम लोगों ने बहुत तरह तरह हमारे इंडिया में पाए जाने वाले अलग अलग रिसोर्सेस की प्लानिंग करी कि किस तरीके से इन रिसोर्सेस को हमको यूज करना है। और इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक जो भी हमने डेवलपमेंट किया है वो इन सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमने आज डेवलपमेंट किया है। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करते तो शायद आज हम 1947 से अगर आज हम कंपेयर करें तो हम भी जानते हैं कि आज का इंडिया 1947 से बहुत अलग है, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया ने हमारे रिसोर्सेस को प्लान करके यूज किया, हमारा डेवलपमेंट किया। एंड हमारे रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रिसोर्सेस को कंजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कई बार हम लोग हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका इरेशनल कंजप्शन करते हैं, उनका अंधाधुंध यूज करते हैं, उनका हद से ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जितना कि हमको जरूरत भी नहीं होता उतना हम उस रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, हम लोगों ने इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग किस तरीके से करी गई उसके बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी अभी पढ़ा कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका कंजर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आगे हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में कि हमारे लैंड रिसोर्सेस किस तरीके के हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, किस तरीके से हम लोग हमारे लैंड को यूटिलाइज करते हैं। देन वी विल सी एंड वी विल डिस्कस ऑन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में लैंड यूज पैटर्न किस तरीके का है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन की एंड कंजर्वेशन के मेजर्स की, मतलब हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है और उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस सॉइल एज अ रिसोर्स, क्योंकि जो सॉइल होती है वो भी क्या है, सॉइल भी हमारा एक रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देखेंगे, जिसमें हम लोग एलुवियल सॉइल हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेड एंड येलो सॉइल, देन वी विल सी लेटराइट सॉइल, देन वी विल सी एरिड सॉइल्स और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और हम लोग एंड में पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए उसको कंजर्वेशन कैसे करना है सॉइल का उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इन सब को पढ़ते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एंड नाउ वी विल सी लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि लैंड भी हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, अब जो हमारा लैंड रिसोर्सेस होते हैं ये काफी सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पर्टिकुलर एक एरिया में पाए जाने वाले नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको कौन सा रिसोर्स सपोर्ट करता है, लैंड रिसोर्स इन सबको सपोर्ट करता है। और इंडिया के पास भी जो लैंड है उसमें आपको वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिलीफ फीचर्स मतलब किस तरीके की हमारी जमीन दिखती है, कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। ये सब हमारे लैंड में पाए जाने वाले रिलीफ फीचर्स के अंदर
आते हैं। और यहाँ पे इस पाई चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया की जमीन की अगर हम बात करें, तो 27% जो एरिया है वो है हमारा प्लेटू वाला एरिया, 30% एरिया इज अवर माउंटेन्स एंड 43% इज कवर्ड विद द प्लेन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन की। तो हमारे इंडिया में पहले नंबर पे तो हम लोग काफी सारी जमीन पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मींस ऐसी जमीन जहां पर आप कल्टीवेशन नहीं करते, जहां पर आप खेती नहीं करते हैं। इसमें भी दो तरह की आपको कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। पहले यहाँ पे आपको बताते हैं ए बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर या फिर बिल्कुल खराब जमीन। अब जब जमीन ही बंजर हो चुकी, वेस्ट हो चुकी, तो वहां पे आप खेती चाह कर भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा यहाँ पे बताते हैं कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब ऐसी जमीन जहां पर आप चाहें तो खेती कर सकते थे, लेकिन आपने वहां पे खेती ना कर आपको आपने उसको किस तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज किया, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, आपने वहां पे बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट किया, रोड्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब यहाँ पे भी आप खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने अभी फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया है। इसमें ए पॉइंट में आपको बताते हैं परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड। दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जहाँ पे छोटे मोटे पेड़ वगैरह लगा के वहां पे खेती तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में भी आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रॉप्स उगा रहे हैं। एंड सी पॉइंट में कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब जिसको आपने छोड़ ही दिया है, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब खेती आप कर सकते हैं इस जगह पर, लेकिन 5 साल से वहां पे खेती नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर पे फैलो लैंड के बारे में, जिसको अभी हमने एक्सक्लूड किया था थर्ड पॉइंट पर। तो ये फैलो लैंड क्या होता है? तो यहाँ पे दो तरीके के फैलो लैंड आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला आएगा करंट फैलो, मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब आपने वहां पे कल्टीवेशन नहीं किया है। कब तक नहीं किया है? 1 साल से कम का समय ही है, लेकिन आप वहां पे क्या नहीं कर रहे, खेती नहीं कर रहे हैं। दूसरा आएगा अदर देन करंट फैलो, मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब 1 से लेके 5 साल के समय के बीच तक अगर आप खेती नहीं करते हैं किसी जमीन पर, तो वो भी फैलो लैंड के अंडर आती है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है नेट सोन एरिया, मतलब 1 साल में आपने एक से ज्यादा बार किसी जगह पे क्या किया, आपने वहां पे खेती करी, तरह तरह की वहां पे आपने क्रॉप्स उगाई। ठीक है, तो इस तरीके के एरिया को हमने नाम दिया है नेट सोन एरिया।